हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुकैया अंसारी। आप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, आई होप। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और अपनी स्टडी को कह सकते हो बहुत अच्छे से कर रहे होगे सभी। एग्ज़ाम की तैयारी का आप लोग प्रेशर ना लेना, क्योंकि प्रेशर से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो बहुत मोटिवेटेड होके पढ़ो और एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आइए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है कमेंट कर दिया कीजिए, अगर जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में मुझे बता दिया कीजिए, जिसकी वजह से फिर मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दिया करूँ। हमने अभी तक यूनिवर्स कंप्लीट कर ली अपनी डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट और एडोलसेंस, डेवलपमेंटल टास्क, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो आज ये जो हमारा वीडियो है ये हमारे सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ इसको पेडागोगी स्पेशल बैच के रूप में ले रहे हैं और हमारी जो पेडागोगी है वो हर एक एग्ज़ाम में ऐड की जा रही है, जिसकी वजह से हमने पेडागोगी जो है आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया है। तो ये हमारा KVS, रीट, टेट, सुपर टेट सभी एग्ज़ाम के लिए हमारा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल, पालन के तरीके क्या होते हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल जानेंगे कि पालन के तरीके हैं क्या। तो पालन का तरीका, जैसे कि हम बच्चों को केयर कैसे करते हैं, उनको पालते कैसे हैं, जिससे बच्चा जो है आगे अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तो हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, हम लोग को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जिस तरह हम अपनी नैतिकता, सामाजिकता को सीखते हैं। और फिर ये कह सकते हो पालन जो है बच्चे जो हैं जिस तरह सीखते हैं उसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो पालन के तरीके में सबसे पहला कह सकते हैं, पहला हमारा पॉइंट है या पहला कह सकते हो हमारा टर्म है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक शैली। आधिकारिक शैली क्या होती है? आधिकारिक शैली होती है जिसमें कह सकते हो माता पिता का बच्चे पर अपना पूरा अधिकार होता है। पिता जो है बच्चे पर पूरा कंट्रोलिंग रखता है और पूरी केयर भी करता है। तो एक अधिकार होता है अपने बच्चे पर, किसका? माता पिता का। उसको हम कहते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक शैली। ये डेमोक्रेटिक भी होती है, लोकतांत्रिक भी कहते हैं इस शैली को, क्योंकि इसमें माता पिता अपने बच्चे की पूरी केयर तो करते ही हैं, साथ साथ उसकी कंट्रोलिंग भी रखते हैं, नियंत्रण भी रखते हैं उस पर। हम कह सकते हैं कि ये जो शैली होती है आधिकारिक शैली, इसमें जो माता पिता होते हैं खुलकर अपने बच्चों से बात करते हैं। बच्चा खुलकर अपने माता पिता से अपने जो भी कह सकते हो सुझाव होता है, जो भी परेशानी होती है, समस्या से वो जूझ रहा होता है, वो सब कुछ अपने माता पिता से शेयर करता है। तो ये कहलाती है हमारी आधिकारिक शैली। इसमें कंट्रोलिंग भी रखता है। माता पिता होते हैं वो बच्चे पर कंट्रोल भी रखते हैं जिससे बच्चा बिगड़ ना जाए, और पूरी केयर भी रखते हैं जिससे बच्चा सही रास्ते पर चले। और जो बच्चा होता है वो भी अपने माता पिता से हर एक समस्या को शेयर करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने माता पिता से हर एक चीज़ शेयर करते हैं, कंट्रोलिंग भी रहती है और शेयर भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं आज हम जो भी कुछ हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये हमारे माता पिता की देन है। ये उनके पालन के तरीके हैं जो आज हम कह सकते हो इस लायक बने हुए हैं। तो ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, आधिकारिक शैली, जिसमें माता पिता का पूरा केयर भी होता है और कंट्रोलिंग भी होती है। बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के साथ बैठते हैं, साथ बैठकर खाना खाते हैं, कह सकते हो खुला संचार रखते हैं, खुला ओपन कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बात अपने स्कूल से रिलेटेड या अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड अपनी कोई बात शेयर ना कर सके अपने माता पिता को। हम सारी बात शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स जो हैं वो भी हमसे हर एक बात कह सकते हो जानते हैं और उसका हमें समाधान भी बताते हैं। तो ये कह सकते हो सबसे अच्छी शैली मानी जाती है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग या आधिकारिक शैली, ठीक है। पहला हमारा टाइप कंप्लीट हुआ। दूसरा देखते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, अधिनायक शैली। अधिनायक शैली क्या होती है? जिसमें कह सकते हो पिता जो होता है एक खतरनाक खलनायक की तरह होता है, जो हम कह सकते हैं अपने बच्चे पर पूरा कंट्रोल रखता है कि बेटा तुम कहाँ गए थे, आपने ये काम क्यों किया, आपको जो पैसे दिए गए थे कहाँ खर्च किए, रात को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। इस तरह का जो तौर तरीका है वो अपने बच्चे के साथ अपनाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, अधिनायक शैली। डिसिप्लिनियर, अनुशासक शैली भी कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, माता पिता बच्चे पर कह सकते हो उसकी केयर तो इतनी नहीं रहती है कि बच्चे को क्या चाहिए, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, ये तो नहीं होती है। सिर्फ उस पर कंट्रोलिंग रखते हैं कि आप इस टाइम कहाँ गए थे, आप जो है आपको बोला गया था उसे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बाकी उसकी क्या इच्छा है, उसे क्या बनना है, इससे कोई लेन देन नहीं होता है। बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन पिताजी को ख्वाहिश है कि बच्चा डॉक्टर बने, तो उस पर अपनी इच्छा थोपना
ये कौन सी है? अधिनायक शैली कहलाती है। इसमें पूरी तरह तो केयर नहीं होती है, लेकिन कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका एग्जांपल हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जो सूर्यवंशम मूवी है ना अमिताभ बच्चन की, उसमें कह सकते हो उन्होंने अपने बेटे पर पूरा कंट्रोलिंग रखा था, लेकिन केयर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आगे चलकर जब वो उसको केयर मिली तो वो एक अच्छा बड़ा ऑफिसर बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अधिनायक शैली है, जिसमें माता पिता जो पिताजी होते हैं एकदम कह सकते हो भयानक रूप धारण किए होते हैं, जिससे बच्चा जो है डरा सरा रहता है। अपनी बात पहुंचाने तक पिता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसे किसी का सहारा लेना पड़ता है। बच्चा डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकता है अपने माता पिता से। तो वो शैली कहलाती है हमारी ऑथोरिटेरियन शैली या ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, अधिनायक शैली कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम अनुशासक भी है। मतलब बच्चा पूरे डिसिप्लिन में रहना है कि भैया कॉलर का बटन बिल्कुल बंद होना चाहिए, तुम बिल्कुल कह सकते हो लापरवाह ना घूमो, इस तरह से हम कह सकते हैं। शर्ट इन होना चाहिए, मतलब पूरे एक डिसिप्लिन में बच्चे को रखना। बच्चा चाह क्या रहा है उसका कोई प्रभाव माता पिता पर नहीं पड़ता है। बच्चा अपना कह सकते हो अपनी इच्छाओं को भी अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकता है। तो वो कहलाती है हमारी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, अधिनायक शैली। अब ये टॉपिक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट है हमारा तीसरा टाइप, परमिसिंग पेरेंटिंग, अनुमोदक शैली। ये क्या होती है? हम कह सकते हैं अनुमोदक शैली या परमिसिव पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पूरी तरह उसे खुली कह सकते हो आज़ादी दी जाती है कि बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसा कह सकते हैं कि बेटा तुम्हें जो भी कुछ खर्च करना है आराम से करो, तुम्हारा कह सकते हो तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं। ऐसी मतलब कह सकते हो परमिसिव जो शैली होती है उसमें अगर माता पिता जो होते हैं बच्चे की इतनी केयर करते हैं कि अगर उसको कह सकते हो थोड़ा खरोच भी आ जाए ना तो पूरी दुनिया हिला दें। इस तरह के जो माता पिता होते हैं। कंट्रोलिंग जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, नो कंट्रोलिंग। बेटा जो मन आ रहा है वो करो, जो तुम्हारी इच्छा है आप कर सकते हो। कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। लेकिन केयर इतनी ज़्यादा है कि कह सकते हो एक मच्छर भी काट जाए ना तो पूरा हॉस्पिटल हिल जाए। तो वो उस तरह की जो कह सकते हो शैली होती है उसको हम कहते हैं परमिसिव या पेरेंटिंग शैली, जिसमें कंट्रोलिंग क्या होती है बहुत कह सकते हो जीरो होती है, लेकिन केयर बहुत हाई होती है। इतनी केयर कि बच्चा जो है उसको संघर्ष तो कह सकते हो उसकी ज़िंदगी में संघर्ष नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, कठिनाई नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं वो शैली कहलाती है परमिसिव पेरेंटिंग या अनुमोदक शैली। इसको इंडलगेंट या फिर हम कह सकते हैं इंडलजेंट या आसक्त शैली भी कहते हैं। मतलब बच्चे को पूरी छूट कि जो करना है तुम कर सकते हो, किसी परेशानी दिक्कत का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारी शैली कहलाती है परमिसिव या पेरेंटिंग शैली, अनुमोदक शैली। नेक्स्ट होती है हमारी निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। चौथी है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, बेपरवाह शैली, अनइन्वॉल्व। इसमें मैंने वो नहीं बनाया है, इसको हम बता देते हैं कि निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग क्या होती है, जिसमें कह सकते हो ना तो केयर होती है ना ही कोई कंट्रोलिंग होती है। दोनों ही चीज़ें कह सकते हो माइनस में होती हैं। पिता को पता नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, बेटे को पता नहीं कि मेरे पिताजी कब कब घर आते हैं, कब घर से चले जाते हैं, कोई लेन देन नहीं है। मम्मा को पता नहीं है कि बेटे ने लंच किया भी है या नहीं किया। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग कहलाती है बेपरवाह शैली, जिसमें बच्चा जो है वो अपने ना तो माता पिता से जुड़ पाता है और ना माता पिता को पता होता है कि बच्चा किन समस्याओं से जूझ रहा है, क्या कर रहा है, किन रास्तों पर जा रहा है। ये सारी चीज़ें उन्हें कुछ पता नहीं होती हैं। तो वो कहलाती है हमारी निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, बेपरवाह शैली। इसको हम अनइन्वॉल्व या असंबंधित या अनुपस्थित शैली भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा पूरी तरह एब्सेंट है, पता ही नहीं है कि माता पिता जो है वो उसका माता पिता जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ लेन देन नहीं है। बेटा जो है वो किस स्कूल में जा रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा है, किस रास्तों को अपना रहा है, उनके पेरेंट्स को कोई लेन देन नहीं है। अनइन्वॉल्व है, ये निग्लेक्टफुल है, मतलब पूरी तरह से निग्लेक्टफुल कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कह सकते हो पोषण या मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे बच्चा जैसे घर आ जाए तो हम कह सकते हो साथ में खाना पीना ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चा संचार ही नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाता है, क्योंकि दोनों आमने सामने ही नहीं होते हैं।
ठीक है। बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं के प्रति ये शैली उदासीन होती है। ना तो कह सकते हो पिता का पता होता है कि बच्चे के कौन से मित्र हैं, ठीक है, उसके इमोशंस क्या हैं, वो क्या चाह रहा है अपनी लाइफ में करना, कोई पता नहीं होता है उसके माता पिता को। तो इस तरह हमने 4 कह सकते हो पेरेंटिंग स्टाइल अपने पढ़े, पालन के तरीके। अच्छा, एक और सबसे अच्छी जो मानी जाती है, आप लोग के हिसाब से बताइए सबसे अच्छी होगी आपकी पहली ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग या आधिकारिक शैली, जिसमें केयर भी और कंट्रोलिंग भी है, जिससे बच्चा जो है अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकता है और अपनी समस्याओं को अपने माता पिता से कह सकते हो शेयर कर सकता है। ठीक, तो सबसे अच्छी मानी जाती है हमारी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एक तरफा जो संचार होगा वो किस में होगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना कि एक तरफा संचार, जैसे कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में होता है ना, आधिकारिक शैली में 2 तरफा संचार होता है। माता पिता अपने बच्चे से जुड़े हुए रहते हैं, हर चीज़ बताते हैं कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, पूछते हैं, खाने की टेबल पे बैठे होंगे पूछेंगे बेटा आज का दिन कैसा रहा। बच्चा जो है अपने माता पिता से पूछेगा कि भाई आज का मम्मी पापा आपका ऑफिस का दिन कैसा रहा। तो इस तरह से नॉर्मल जो कह सकते हो चीज़ें हैं वो शेयर होती हैं। तो एक तरफा जो संचार होगा वो आपकी किस शैली में होगा, ये आप लोग मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अनुवांशिकता एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये टॉपिक तो मैंने वैसे आपको डिबेट्स में कंप्लीट कराया है, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जो आपसे शेयर करनी है। सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, और जो जेंडर होता है वो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक सत्ता। ठीक है, सेक्स जो है हम कह सकते हो जो जन्म से बच्चे को प्राप्त हुआ हो, जैसे कि मेल और फीमेल, लड़का लड़की, ठीक है, तो ये कहलाएगा सेक्स। जेंडर क्या है, सामाजिक सत्ता है, समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है कि लड़कियां जो है वो किचन का काम करेंगे, जो लड़के होंगे वो घर के बाहर का काम करेंगे। तो ये जेंडर डिफाइन किए गए हैं, जबकि सेक्स जो है वो जन्म से प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए हम इसको जैविक सत्ता कहते हैं और इसको सामाजिक सत्ता कहते हैं। जो हमारी आनुवंशिकता होती है वो हम कह सकते हो जो क्रोमोसोम्स आते हैं। आनुवंशिकता, सबसे पहले ये जानते हैं आनुवंशिकता होती क्या है। आपको समझ आ रहा होगा कि आनुवंशिकता होती है कि माता पिता द्वारा बच्चों में जो गुण आते हैं, माता पिता या पूर्वजों से बच्चों में जो गुण आते हैं उसको हम कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स। आनुवंशिकता जो है हम कह सकते हैं जीन्स, पहले तो एक फॉर्म होता है जिसको हम जानते हैं जीन्स के नाम से, फिर होता है हमारा डीएनए, फिर उससे हमारे बनते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मानव शरीर में हमारे 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं 23 मेल के होते हैं और 23 फीमेल के होते हैं। तो मैंने ये बीच में 46 लिखा हुआ है, 46, तो 23 और 23 कितने होंगे, 46 होंगे। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं, कितने होते हैं, 23 जोड़े, और टोटल पूछा जाए तो कितने होते हैं, 46। ठीक, तो इस तरह हमारा जो जेनेटिक फॉर्म है वो निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेचर और नर्चर। नेचर क्या है, जो प्राकृतिक चीज़ें, जैसे कि हमारे आँखों का रंग, इन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, हमारे बालों का रंग, इन्हें नहीं बदला जा सकता। हमारा ब्लड ग्रुप, तो ये कैसे हैं, स्थायी हैं, स्थिर हैं, तो इसीलिए इसको हम कैसे हैं, जो आनुवंशिकता होती है वो स्टैटिक होती है, फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है। और जो नर्चर होता है वो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। आज हम अमेरिका में हैं, कल हम इंडिया में होंगे। अपना पालन पोषण हम कह सकते हैं, वातावरण जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं, तो डायनामिक होता है। ठीक है, अब हम अपना विकास जो है वो हम कह सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हम वृद्धि को परिवर्तित नहीं कर सकते, आनुवंशिकता को बदल नहीं सकते हैं। तो ये कैसी होती है, स्टैटिक होती है, फिक्स्ड होती है। और जबकि जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है। एक मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्ड, जिन्होंने बताया था कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। डी बराबर डेवलपमेंट, एच बराबर हेरिडिटी और ई बराबर इन्वायरमेंट। तो विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। तो लेकिन ये एडिटिव नहीं होते हैं, अगर जैसे प्लस का साइन होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्या होते हैं, गुणात्मक गुणनफल होता है, हम कह सकते हैं गुणनफल रूप से हमारे विकास को परिभाषित करते हैं। ये किसका कथन है, वुडवर्ड का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने कि आनुवंशिकता जो है वो विकास की दर निर्धारित करती है। ये कैसे निर्धारित करती है कि पहले से ही पता है कि हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी,
हम कह सकते हैं जीन्स के रूप में हमें जो हाइट प्राप्त हुई है, हमें पता है कि हम कितने बढ़ेंगे क्योंकि हमें जेनेटिक फॉर्म में प्राप्त हो गया है। लेकिन हम कह सकते हैं हम कितना विकसित होंगे ये पता नहीं है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं जो हमारा वातावरण है ये हमें बताता है कि हम कितना दूर जा सकते हैं। ये तो वातावरण बताएगा ना, हमें जैसा वातावरण मिलेगा हम वैसे ही विकसित होंगे। तो हम कितना दूर जा सकते हैं ये कौन बता रहा है? वातावरण। हाउ फार वी कैन गो। लेकिन हम कितना दूर जाएंगे ये पहले से ही निर्धारित है कि हम 5 फीट जाएंगे या 4 फीट जाएंगे, ये वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। तो हाउ फार वी विल गो ये किस में आएगा? हमारा वंशानुक्रम में। तो हाउ फार वी विल गो पहले से ही निर्धारित है, तो ये क्या है? हमारा वंशानुक्रम। लेकिन हाउ फार वी कैन गो हम कितना दूर जा सकते हैं वातावरण निर्धारित करेगा। अगर अच्छा वातावरण मिल गया तो हम अच्छी तरह विकसित होंगे, वातावरण अच्छा नहीं मिला तो हम ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह हमने जाना कि आनुवंशिकता जो है वो विकास की दर निर्धारित करती है। अब देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं हमारे 46, माता में होते हैं 23, पिता में होते हैं 23, ठीक। एक होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, एक होता है हमारा ऑटोसोम्स। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं ये होता है हमारा 22, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये होता है हमारा 23वां, मतलब 23वां। जो गुणसूत्र होता है वो कहलाता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जो होता है संख्या में 1। इस तरह से हमारे जो क्रोमोसोम बना वो होता है 23। अगर टोटल पूछे जाएँ तो होते हैं हमारे 46। अच्छा, जो माता में क्या होता है? हमारा जो जेनेटिक फॉर्म होता है वो होता है हमारा एक्स और पिता में होता है XY, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक चीज़ हमने और पूछी थी आपसे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है, समझाई भी थी। जीनोटाइप होता है जो हम कह सकते हैं जीन्स के माध्यम से हमें जो गुण प्राप्त होते हैं और जो सामने दिखते हैं, जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, तो ये क्या है? जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो सामने से प्रदर्शित नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी बुद्धि हम नहीं देख सकते कितने किलो की है, लेकिन हम व्यवहार को कह सकते हो एब्जॉर्व करके इसको हम जानते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करके हमें पता चलता है कि बच्चे की बुद्धि कितनी विकसित है, तो वो कहलाएगा फिनोटाइप, जिसको हम देख नहीं सकते, सामने से अवलोकन करके पता चलता है। और जीनोटाइप क्या होता है? जो सामने से दिख रहे हैं, जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे जीनोटाइप। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको आगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह अपनी तैयारी को बनाए रखें। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।